नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ट्रेनी डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। कल दोपहर 10 बजे तक सीबीआई को दस्तावेज सौंपने के निर्देश। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक घटना के विरोध में हड़ताल पर डॉक्टर। आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। महिला शोषण और अपराध को लेकर भाजपा ने उठाए विपक्ष के रवैये पर सवाल। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कन्नौज कांड पर राहुल और अखिलेश यादव पर भी बिफरी भाजपा। कहा, यूपी में 2 लड़कों की ताकत बढ़ने से बढ़े अपराध। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ी। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाई। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज समेत सभी जांच दस्तावेज कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने होंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है। सीबीआई को सीलबंद जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी होगी। 3 दिन बाद कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील ने अदालत के आदेश के बारे में और जानकारी दी है। How much seriousness was lacking insofar as this particular investigation is concerned. We are rather thankful and grateful to the Honorable Court that the CBI has been now handed over the investigation. We also wanted the investigation to be monitored by the Honorable Court. Now the court has also directed the CBI to file periodic reports. Now that the CBI will be investigating, in the event the parents of the deceased girl, they feel threatened, the CBI should always take all the necessary steps to give them protection under the witness protection scheme. कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स भी घटना के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता हरिकेश कुमार ने। पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आपातकालीन चिकित्सा जो है वहाँ पे हूँ। मेरे साथ आईएमएस के डायरेक्टर संखवार साहब हैं और एमएस सर सुंदरलाल के गुप्ता जी भी हैं। दोनों लोग से मुलाकात हो गई। सर, क्या असर है यहाँ पे आपके आईएमएस में जो स्ट्राइक पे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, और कौन कौन हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं वहाँ जो घटना हुई उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और अपने बीएचयू के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, आईसीयू सेवाएं भी चल रही हैं, ये बिल्कुल बाधित नहीं है। कुछ ओपीडी की सेवाएं और जो इलेक्टिव ओटी हैं उन सेवाओं पे कुछ प्रभाव है और सबको निर्देशित भी किया गया कि ऐसे जो लंबे केस नहीं हैं, छोटे केस जिन्हें आसानी से किया जा सकता है, तो वो नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर मिलकर के वो भी कर रहे हैं। तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं है और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो मरीज भर्ती हैं उनको अच्छे से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन कौन लोग स्ट्राइक पे हैं और आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं?
देखिए, ये जो देशव्यापी हड़ताल हुई है, जो कारण आपको स्वयं मालूम है, तो इसमें जूनियर रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट जो डीएम कैंडिडेट्स हैं वो ही स्ट्राइक पे हैं। बाकी हमारे इंटर्न्स और जो और सीनियर रेजिडेंट हैं वो सारे जॉब पे हैं। वार्ड के सारे मरीजों को देखा जा रहा है, इमरजेंसी ओटी सर्विसेज चल रही हैं और हमारी आईसीयू और इमरजेंसी सर्विसेज पूरी चल रही हैं। जी, ये इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स, एमडी, एमएस ये हड़ताल पर हैं। बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जैसे कि डायरेक्टर साहब और एमएस, ये लोग इन जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो कुल मिला के बीएचयू अपनी ड्यूटी कर रहा है और साथ में हड़ताल भी चल रही है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा था। पत्र में आईएमए ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी। पीजी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। एनसीडब्ल्यू सदस्य डेलिना खोंडुकुप ने बताया कि अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई के संबंध में कल ही अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी थी। आयोग इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई सुरक्षा खामियां पाई गई हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर सिक्योरिटी के अलाउंसेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। त्रिपुरा में सोमवार को अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। खराब मौसम और कम दृश्यता का फायदा उठाकर ये पूरा समूह खोवाई जिले के अंतर्गत सीमा चौकी पहाड़मुरा के इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में था। ड्यूटी पर तैनात सतर्क बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को रोकने के लिए पंप एक्शन गन से 1 राउंड फायरिंग भी की और उनको गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई दरिंदगी के बाद से बीजेपी लगातार अपने विरोधी दलों पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कन्नौज कांड को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रवैये को घेरते हुए कहा है कि यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है, अपराध भी बढ़ गए हैं। दरअसल अयोध्या और कन्नौज में रेप कांड के आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आने के बाद से यूपी में सियासी आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है, अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल के कविता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये दोनों कोर्ट में पेश हुए थे।
और एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप समेत 5 दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया है। मजिस्ट्रेट ने सजा के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर न करने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। स्पेशल सेशंस कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषियों की अपील खारिज होने के बाद उन्हें संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था। मामला 23 साल पहले बिजली पानी की समस्या को लेकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोड जाम से जुड़ा हुआ है। एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने संजय सिंह और अनूप समेत 6 आरोपियों को करीब 1.5 वर्ष पूर्व दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 3 माह के कारावास एवं 1,500 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। और हरियाणा के आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा तैयार करने के मकसद से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अहम पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोर्स शुरू करने को लेकर आज नोएडा में प्रशिक्षण महानिदेशालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। देश के 200 आईटीआई और 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में इस साल माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स की शुरुआत होगी, जिसका फायदा 10,000 से अधिक छात्रों को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है तो हमारे मंत्रालय के बहुत एफर्ट्स हैं। 1 साल से हमारी पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल हमने देखी चलाई है और उसी को हमने एक दोबारा एक्सटेंशन दिया है। 8,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगा और ये एक पूल बन जाएगा जिससे हम फिर और स्केल अप कर सकते हैं। पूरे देश की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राज्य के पूर्वी कामेंग के सेपा में 600 फीट की भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां हर नागरिक के दिल में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ये राज्य की जीवंत सांस्कृतिक विरासत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हर घर तिरंगा के प्रति ऐसा उत्साह देखकर खुशी हुई। दिल्ली में झंडा फहराने के मामले में एक नया मोड़ आया है। अब उपराज्यपाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि
भूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शिरकत की। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान अपने चरम पर है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आयोजित की गई एक तिरंगा रैली ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये तिरंगा रैली रियासी में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से निकली। इस रैली में 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ लोगों ने देश के प्रति अपना प्रेम दर्शाया। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने NRF रैंकिंग में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT दिल्ली के अच्छे प्रदर्शन पर सोशल मीडिया साइट X पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि जहां 2023 के NRF रैंकिंग में IIFT दिल्ली की 27वां स्थान था, वहीं इस बार इसने छलांग लगाकर 15वां स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि वैश्विक व्यापार में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। साथ ही साथ उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भावी नेताओं को तैयार करने में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त 2024 को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक आयोजन 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक अमृत उद्यान जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति के घर का बगीचा आम जनता के लिए खुलने वाला है। अमृत उद्यान को साल में 2 बार आम जनता के लिए खोला जाता है। एक बार फरवरी से मार्च के बीच सर्दियों में और दूसरी बार मानसून में इसे जनता के लिए खोला जाता है। इस बार यह 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक जनता के लिए खुला रहेगा ताकि वे यहाँ की खूबसूरती निहार सकें। इस बार हमने बच्चों के लिए बाल वाटिका में कुछ नए अट्रैक्शंस रखे हैं। उनमें से एक है बटन बैचेस, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये उसका सैंपल है। ये बच्चे अपने उस पे कपड़ों पे लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और वो अमृत उद्यान के ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं। दूसरा सीड पेपर है, इसको लोग लेकर जा सकते हैं घर और इसमें से प्लांट उगा सकते हैं। मानसून के मौसम में अमृत उद्यान में फूलों की बजाय हरियाली ज्यादा होती है, जिसमें अगर बारिश हो जाए तो अमृत उद्यान का आनंद अमृतमयी हो जाता है। जब आप विंटर में देखते हो तो आपको फूलों की बहुत सारी वैरायटियाँ मिलती हैं, मतलब क्योंकि उस समय हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इस समय फ्लावर प्लस फोलिएज का हम लोग तो ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करते हैं, तो उस समय आपको 100 के करीबन मिलेंगी। इस टाइम में आपको करीब 30 से 40 तरह की वैरायटियाँ, मतलब इसमें फ्लावर और फोलिएज दोनों ही कवर होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग लगाते हैं इस समय सीजन में। इस बार एक दिन खिलाड़ियों के लिए भी तय किया गया है। पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा। साथ ही पिछले साल की तरह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं सोमवार को रखरखाव के लिए अमृत उद्यान बंद भी रहेगा। आम जनता के लिए प्रवेश
नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास से राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मणिपुर में मंगलवार को 133वां देशभक्त दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने येचमपत और थंगल जनरल के मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान सीएम एन बीरेन सिंह ने उनकी वीरता, एकता, विविधता और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता की ओर प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने मणिपुर की संप्रभुता और गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से सीमा पर तैनात जवानों के लिए 9 लाख राखियां भेजी गईं। ये राखियां दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी गई हैं। पूर्व सैनिक महावीर प्रताप राणा को ये राखियां छत्तीसगढ़ से मिली। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2024 के तहत सैनिकों को राखियां भेजी जा रही हैं। ये राखियां बच्चों ने बनाई हैं। इसे लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लगभग 9 लाख राखियां देश के सुदूर इलाकों में तैनात सैनिकों को दी जाएंगी, ताकि उनकी कलाई सूनी ना रहे। ये राखियां बॉर्डर पे उन सैनिकों को भिजवाएंगे ताकि उनकी कलाई सूनी नहीं रहे। ये बहुत पुनीत कार्य है और मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये राखियाँ उन सुदूर इलाकों में जहाँ कोई सोच नहीं सकता है, वो ये राखियाँ राखी के पहले उनके सैनिकों के भाइयों के पास पहुँचेगी और 19 तारीख को राखी बांधकर अपनी बहनों को और भारत माता भारती की सेवा में लगे रहेंगे। अच्छा कार्य किया है और 9 लाख राखी जो है हमारे सैनिकों के लिए उन्होंने प्रदान किया है। हमारा एम होगा कि ये सारे राखियाँ हम हमारे सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे सैनिक हैं उनके पास भेजेंगे। और आगामी अमेरिकी चुनाव और वहां के नए राष्ट्रपति के साथ भारत संबंधों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर लंबा अनुभव है। जो भी अमेरिका का नया राष्ट्रपति होगा, भारत उसके साथ काम करने को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। The American system will throw up its verdict, and you know, I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20 odd years, maybe a little bit more, for us we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be. और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को कहा कि अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से कहा है कि सम्मान से जीना उनका संवैधानिक अधिकार है। यूनुस ने स्पष्ट किया कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और कहीं भी मतभेद पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सभी से बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए अंतरिम सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।